Welcome back to my channel Pragya Science Coaching Center or PS Coaching Center. I am Saroj Kumar Sharma. Today I will teach you 20 most important physics questions. यह जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं यह दूसरा भाग है। इसके पहले मैं आपको पहला भाग में 20 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये दूसरा भाग है। इसको ध्यान से देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छा से कीजिए। इस लॉकडाउन में घर पे रहिए और बढ़िया से पढ़िए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं और देख लेते हैं भौतिकी का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव नेत्र में होता है, आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है या दर्पण होता है। विकल्प दिया है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो याद कर लेने की बात है, ये आपको याद भी होगा कि मानव नेत्र में मांसपेशियों का बना, जिलेटिन का बना एक उत्तल लेंस होता है जो क्या करता है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला, रडार का आविष्कार कौन किया था, आपको बताना रडार का आविष्कार कौन किया था। तो यहाँ विकल्प दिया है रॉबर्ट वाटसन, न्यूटन, फ्लेमिंग या ऑस्टिन। रॉबर्ट वाटसन, न्यूटन, फ्लेमिंग या ऑस्टिन। आपका आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन ही क्या था जो रडार का आविष्कार किया था। न्यूटन ने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था। फ्लेमिंग ने क्या किया था, अपना हस्त नियम दिया था। ऑस्टिन भी क्या किया था, यानी प्रत्येक यहाँ जो वैज्ञानिक है अलग वस्तु का आविष्कार किए हैं, लेकिन यहाँ जो रडार का आविष्कार किया था वो वाटसन, रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, वस्तु को गर्म करने पर उसको अणुओं, एंड जब किसी वस्तु को गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, उसके अणुओं में कैसा परिवर्तन होगा। का भार घट जाएगा, दूसरा कि अणुओं का भार घट जाएगा। दूसरा क्या होता है, का ऊर्जा कम हो जाएगा, का चाल बढ़ जाएगा या का भार बढ़ जाएगा। एंड जब किसी वस्तु को हम गर्म करेंगे तो उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। तो याद करें, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, ज़्यादा पावर मिल जाता है। जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता है तो अणुओं का चाल निश्चित क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्या होगा, आंसर इसका सी होगा। जब किसी वस्तु गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं का चाल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, यानी भारहीनता क्या है। पहले ये जानिए कि भारहीनता क्या है। भारहीनता का मतलब देखिएगा, लिफ्ट में हम लोग जाते हैं तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारा वेट क्या होता है, ज़्यादा महसूस होता है, लगता है कि हमारे शरीर का भार बढ़ गया है। लेकिन जब वस्तु वही लिफ्ट जब ऊपर से नीचे आती है तो ऐसा महसूस होता है कि शरीर का भार क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन यदि किसी कारण से लिफ्ट की डोरी कट जाए, टूट जाए, तो वो लिफ्ट स्वतंत्र से नीचे गिरना शुरू कर देता है। उस समय की स्थिति को भारहीनता की स्थिति कही जाती है। तो अगर उसमें कोई मोमबत्ती जल रही हो तो भारहीनता में क्या होगा, तो भारहीनता में स्वतंत्र से वो भी गिरेगा, उसके ज्वाला पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, जैसा का तैसा रहेगा। भारहीनता से और मोमबत्ती के ज्वाला से कोई संबंध नहीं है, ना तो भारहीनता से मोमबत्ती के ज्वाला को कोई संबंध है और नहीं ज्वाला को भारहीनता से। तो अगला क्वेश्चन, श्यानता का इकाई, उसका श्यानता बल कम होगा। तो क्या होता है, श्यानता का इकाई क्या होता है, पॉइजूली। ये तो पॉइजूली कोई मात्रक है ही नहीं, पास्कल, पॉइज या इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता का जो मात्रक है याद कर लेना है, पॉइज होता है, पॉइज होता है। पास्कल तो क्या है, दाब का मात्रक है पास्कल। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या दिफोक्सी लेंस, यानी कौन सा लेंस लगा होता है। तो इसको हम याद कर लें, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ देख लेना है, निकट और मैंने बताया दूर होता तो 4 गो है, लेकिन यहाँ देखिए 2 गो समझते हैं। तो अवतल लेंस एक हो गया, उत्तल लेंस। तो याद कर लें, यहाँ अवतल जो अवतल लेंस है इसमें 4 शब्द है और निकट में कितना है, 3 शब्द। उत्तल में 3 शब्द है, निकट में, दूर में 2 शब्द है। एंड 2 शब्द वाला जो है उसमें 3 शब्द का लेंस लगेगा और 3 शब्द में 4 शब्द वाला लेंस लगेगा। ये ट्रिकली आप याद कर लें। एंड निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा, तो बीकर में पानी का तल होगा।
फिर से सुन लीजिए, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा। कर दिया है पहला विकल्प, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, दूसरा उतना ही रहेगा, तीसरा बढ़ेगा और चौथा घटेगा। तो याद रहे दोस्तों, जब बर्फ़ पिघल जाता है तो द्रव के सतह में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी आंसर होगा ज्यों का त्यों रहेगा, उतना ही रहेगा। यानी आपका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्र विकल्प दिया है कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम या सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ हम लोग इंद्रधनुष खुद से तो बनाते नहीं, यह क्या करता है प्रकृति के द्वारा बनता है, हम लोग नहीं बनाते हैं। अतः ये कृत्रिम तो होगा नहीं, कृत्रिम जब नहीं होगा तो कौन होगा? प्राकृतिक। यानी आपका आंसर होगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, तो आप पढ़े होंगे जब कोई साइकिल सवार मोड़ के निकट घूमता है तो अंदर की ओर झुक जाता है। इसका मुख्य रीजन होता है कि अभिकेंद्र बल द्वारा घर्षण बल प्राप्त करना। यानी जब कोई साइकिल सवार मोड़ पर घूमता है तो अंदर की ओर झुक जाता है, क्योंकि वह अभिकेंद्र बल के द्वारा घर्षण बल प्राप्त करता है ताकि वो गिर ना पाए, इसलिए अंदर की ओर झुकता है। तो आंसर होगा ए। यहाँ विकल्प ना देखें, याद कर लें इसको। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विकल्प दिया है लेंस का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम या इनमें से कोई नहीं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो मोटर जो है आपको याद कर लेना है कि फैराडे के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। लेंज का नियम और ओम का नियम तो क्या है? V बराबर आई दिया था, ओम ने अपना नियम दिया था, और लेंज ने क्या किया था? लेंज यह अपना जो नियम दिया था यह बताया था जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो जिसके कारण उसमें क्या होता है, धारा की दिशा इंडिकेट होती है, वही उसके उत्पत्ति का विरोध करता है। तो ये लेंज अलग अपना एक नियम दिया था, लेकिन फैराडे के सिद्धांत से ही क्या करता है? विद्युत मोटर कार्य करता है, फैराडे के ही नियम से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है? कौन प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है? तो सबसे ज़्यादा हम देखिए लोहा तो अणुचुंबकीय है नहीं, ये प्राकृतिक में अणुचुंबकीय नहीं, ना तो हाइड्रोजन है और ना ही नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ही है जो प्राकृतिक अणुचुंबकीय है, O2 के रूप में पाया जाता है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है कौन? सोना, एल्युमिनियम, चांदी या तांबा? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी या तांबा? तो सबसे अच्छा चालक बताना है। तो सबसे अच्छा चालक इसमें कौन है? चांदी। याद कर लेना है कि चांदी विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है और ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक है। अगला विकल्प है, क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? विकल्प है बायोगैस, कोयला, एलपीजी या सीएनजी। बायोगैस, कोयला, एलपीजी या सीएनजी। तो यहाँ देख लीजिए कि खाना पकाने के लिए बायोगैस का भी उपयोग होता है, कोयला का भी उपयोग होता है, एलपीजी गैस का भी उपयोग होता है, लेकिन सीएनजी गैस से क्या होता है? गाड़ी, बस, ट्रक इत्यादि चलाए जाते हैं। तो इससे खाना नहीं पकाया जा सकता है, बाकी से खाना पकाया जा सकता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, यानी किसके सहायता से हम कमरा को ठंडा कर सकते हैं? विकल्प है ठोस को पिघलाने से, पानी के बहने से, रसोई गैस से या संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो देखिए यहाँ ठोस को पिघलाने से या पानी के बहने से या रसोई गैस से कमरा ठंडा होने वाला नहीं है। अतः कमरा ठंडा करने के लिए हमें क्या करना होगा? संपीड़ित गैस छोड़ना होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका? डी होगा। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा या शून्य हो जाएगा? यानी क्या होगा आपको बताना है। जब बर्फ पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा या शून्य हो जाएगा? तो याद रहे, जैसे ही बर्फ हम क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोल दिखता है, यानी आपको बताना है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य जब गोलाकार दिखता है तो वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? घन के आकार का होता है कि चपटा होता है कि गोलाकार होता है, अंडाकार होता है? थोड़ा सा आपको अटपटा क्वेश्चन लग रहा है। यानी यह पूछना चाहता है कि जब गोलीय आकार होता है
वो क्या गोला के रूप में होता है या घन के रूप में होता है या अंडा के रूप में होता है, किस रूप में होता है? तो जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य जो दिखता है वो हमेशा चपटा दिखता है, हमेशा वो चपटा के रूप आकार में दिखता है। आपका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि, तीव्र ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? गोरिल्ला, चिंपैंजी, बाघ या बंदर? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है कौन? गोरिल्ला, चिंपैंजी, बाघ या बंदर? तो याद रहे सबसे अधिक जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो बाघ है, क्योंकि आप बाघ का धारणा देखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा हो जाती है, यानी किसी वस्तु की गति को दुगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा में कैसा परिवर्तन होगा? विकल्प दिया है, तिगुनी बढ़ जाती है, चौगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है या समान रहता है। फिर से, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा तिगुनी बढ़ जाती है, चौगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है या समान रहती है? तो याद रहे, अगर हम क्या करते हैं, भी को दुगुना करते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी ई है वो क्या होता है? 4 ट्वाइस हो जाता है, चरगुना हो जाता है, यानी आंसर होगा इसका बी। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन सदिश राशि नहीं है। संवेग, कोणीय वेग, वेग या द्रव्यमान? तो यहाँ याद कर लेना है, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग P बराबर m भी आप पढ़े होंगे, ये भी क्या एक सदिश राशि है। कोणीय वेग भी क्या एक सदिश राशि है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कोणीय वेग एक रेडियन में मापते हैं, रेडियन प्रति सेकंड। इसका वेग भी एक सदिश राशि है, जिसको मीटर प्रति सेकंड में हम लोग मापते हैं, वेग भी एक सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान जिसका मात्रा kg है और यह एक अदिश राशि है। संवेग सदिश, कोणीय वेग सदिश, वेग सदिश, लेकिन द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। तो कौन सदिश राशि नहीं है? तो आपका आंसर होगा द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये अदिश है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो अभी कुछ क्षण पहले बताए थे कि जब लिफ्ट नीचे आता है तो उसको भार महसूस कम होता है। व्यक्ति का भार क्या होता है? महसूस कम होता है, जब ऊपर जाता है तो ज़्यादा महसूस होता है। तो त्वरण के साथ नीचे आता है तो कम महसूस होता है। आंसर होगा त्वरण के साथ नीचे आता है तो उसका भार कम महसूस होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्वेश्चन को अच्छा से याद करें, फिर कल हम आपको और 20 क्वेश्चन देंगे जिससे आप अच्छा से पढ़ते रहें, आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Guys, welcome back to my channel Pragya Science Coaching Center or PS Coaching Center. I'm Saroj Kumar Sharma. Today I will teach you 20 most important physics questions. यह जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं यह दूसरा भाग है। इसके पहले मैं आपको पहला भाग में 20 क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये दूसरा भाग है। इसको ध्यान से देखिए और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छा से कीजिए। इस लॉकडाउन में घर पे रहिए और बढ़िया से पढ़िए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं और देख लेते हैं भौतिकी का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव नेत्र में होता है, आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है या दर्पण होता है। विकल्प दिया है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो याद कर लेने की बात है, ये आपको याद भी होगा कि मानव नेत्र में मांसपेशियों का बना, जिलेटिन का बना एक उत्तल लेंस होता है जो क्या करता है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला, रडार का आविष्कार कौन किया था? आपको बताना रडार का आविष्कार कौन किया था। तो यहाँ विकल्प दिया है, रॉबर्ट वाटसन, न्यूटन, फ्लेमिंग या ऑस्टिन। रॉबर्ट वाटसन, न्यूटन, फ्लेमिंग या ऑस्टिन। आपका आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन ही क्या था जो रडार का आविष्कार किया था। न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था। फ्लेमिंग ने क्या किया था? अपने हस्त नियम दिया था। ऑस्टिन भी क्या किया था? यानी प्रत्येक यहाँ जो वैज्ञानिक है अलग वस्तु का आविष्कार किए हैं, लेकिन यहाँ जो रडार का आविष्कार किया था वो वाटसन, रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं
वस्तु को गर्म करने पर उसको अणुओं, एंड जब किसी वस्तु को गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, उसके अणुओं में कैसा परिवर्तन होगा, का भार घट जाएगा, दूसरा है कि अणुओं का भार घट जाएगा, दूसरा क्या होता है का ऊर्जा कम हो जाएगा, का चाल बढ़ जाएगा या का भार बढ़ जाएगा। एंड जब किसी वस्तु को हम गर्म करेंगे तो उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो याद करें, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, ज़्यादा पावर मिल जाता है। जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता है तो अणुओं का चाल निश्चित क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्या होगा आंसर इसका सी होगा। जब किसी वस्तु गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं का चाल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, यानी भारहीनता क्या है। पहले ये जानिए कि भारहीनता क्या है। भारहीनता का मतलब देखिएगा, लिफ्ट में हम लोग जाते हैं तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारा वेट क्या होता है, ज़्यादा महसूस होता है, लगता है कि हमारे शरीर का भार बढ़ गया है। लेकिन जब वस्तु वही लिफ्ट जब ऊपर से नीचे आती है तो ऐसा महसूस होता है कि शरीर का भार क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन यदि किसी कारण से लिफ्ट की डोरी कट जाए, टूट जाए, तो वो लिफ्ट स्वतंत्र से नीचे गिरना शुरू कर देता है। उस समय की स्थिति को भारहीनता की स्थिति कही जाती है। तो अगर उसमें कोई मोमबत्ती जल रही हो तो भारहीनता में क्या होगा, तो भारहीनता में स्वतंत्र से वो भी गिरेगा, उसके ज्वाला पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, जैसा का तैसा रहेगा। भारहीनता से और मोमबत्ती के ज्वाला से कोई संबंध नहीं है, ना तो भारहीनता से मोमबत्ती के ज्वाला को कोई संबंध है और नहीं ज्वाला को भारहीनता से। तो अगला क्वेश्चन, श्यानता का इकाई है। श्यानता का मात्रक क्या है। श्यानता जैसे द्रव ज़्यादा द्रव, श्यानता पहले हम थोड़ा श्यानता समझ लें। श्यानता का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, द्रव को देखते हैं, द्रव में जब किसी वस्तु को डालते हैं तो द्रव क्या करता है, उस वस्तु पर भार लगाता है, वो बल लगाता है, जैसे वस्तु को बल लगाता है और द्रव वस्तु को अंदर जाने से रोकता है। तो द्रव द्वारा वस्तु पर लगाए गए भार को ही श्यानता बल कहा जाता है। श्यानता द्रव द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को श्यानता बल कहा जाता है। गाढ़ा द्रव होगा तो उसका श्यानता बल ज़्यादा होगा, और पतला द्रव होगा तो उसका श्यानता बल कम होगा। तो क्या होता है, श्यानता का कहीं क्या होता है, पॉइजूली, ये तो पॉइजूली कोई मात्रक है ही नहीं, पास्कल, पॉइज या इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता का जो मात्रक है याद कर लेना है, पॉइज होता है, पॉइज होता है। पास्कल तो क्या है, दाब का मात्रक है पास्कल। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या दिफोक्सी लेंस, यानी कौन सा लेंस लगा होता है। तो इसको हम याद कर लें, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ देख लेना है, निकट और मैंने बताया दूर, होता तो 4 गो है लेकिन यहाँ देखिए 2 गो समझते हैं। तो अवतल लेंस एक हो गया, उत्तल लेंस। तो याद कर लें, यहाँ अवतल जो अवतल लेंस है इसमें 4 शब्द है और निकट में कितना है, 3 शब्द। उत्तल में 3 शब्द है, निकट में दूर में 2 शब्द है। एंड 2 शब्द वाला जो है उसमें 3 शब्द का लेंस लगेगा और 3 शब्द में 4 शब्द वाला लेंस लगेगा। ये ट्रिकली आप याद कर लें। एंड निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा, तो बीकर में पानी का तल होगा। फिर से सुन लीजिए, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा। कर दिया है पहला विकल्प, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, दूसरा उतना ही रहेगा, तीसरा बढ़ेगा और चौथा घटेगा। तो याद रहे दोस्तों, जब बर्फ़ पिघल जाता है तो द्रव के सतह में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी आंसर होगा ज्यों का त्यों रहेगा उतना ही रहेगा, यानी आपका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो इंद्र विकल्प दिया है, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम या सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ हम लोग इंद्रधनुष खुद से तो बनाते नहीं, यह क्या करता है, प्राकृतिक के द्वारा बनता है, हम लोग नहीं बनाते हैं, अतः ये कृत्रिम तो होगा नहीं। कृत्रिम जब नहीं होगा तो कौन होगा, प्राकृतिक, यानी आपका आंसर होगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो
तो आप पढ़े होंगे, जब कोई साइकिल सवार मोड़ के निकट घूमता है तो अंदर की ओर झुक जाता है। इसका मुख्य रीज़न होता है कि अभिकेंद्र बल द्वारा घर्षण बल प्राप्त करना। यानी जब कोई साइकिल सवार मोड़ पर घूमता है तो अंदर की ओर झुक जाता है, क्योंकि वह अभिकेंद्र बल के द्वारा घर्षण बल प्राप्त करता है ताकि वो गिर ना पाए, इसलिए अंदर की ओर झुकता है। तो आंसर होगा ए। यहाँ विकल्प ना देखें, याद कर लें इसको। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विकल्प दिया है लेंज का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो मोटर जो है आपको याद कर लेना है कि फैराडे के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। लेंज का नियम और ओम का नियम तो क्या है? V बराबर आई आर दिया था, ओम ने अपना नियम दिया था, और लेंज ने क्या किया था? लेंज यह अपना जो नियम दिया था यह बताया था जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो जिसके कारण उसमें क्या होता है, धारा की दिशा इंडिकेट होती है, वही उसके उत्पत्ति का विरोध करता है। तो ये लेंज अलग अपना एक नियम दिया था, लेकिन फैराडे के सिद्धांत से ही क्या करता है? विद्युत मोटर कार्य करता है, फैराडे के ही नियम से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है? कौन प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है? तो सबसे ज़्यादा हम देखिए लोहा तो अणुचुंबकीय है नहीं, ये प्राकृतिक में अणुचुंबकीय नहीं, ना तो हाइड्रोजन है और ना ही नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ही है जो प्राकृतिक अणुचुंबकीय है, O2 के रूप में पाया जाता है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है कौन? सोना, एल्युमिनियम, चांदी या तांबा? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी या तांबा? तो सबसे अच्छा चालक बताना है। तो सबसे अच्छा चालक इसमें कौन है? चांदी। याद कर लेना है कि चांदी विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है और ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक है। अगला विकल्प है, क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? विकल्प है बायोगैस, कोयला, एलपीजी या सीएनजी। बायोगैस, कोयला, एलपीजी या सीएनजी। तो यहाँ देख लीजिए कि खाना पकाने के लिए बायोगैस का भी उपयोग होता है, कोयला का भी उपयोग होता है, एलपीजी गैस का भी उपयोग होता है, लेकिन सीएनजी गैस से क्या होता है? गाड़ी, बस, ट्रक इत्यादि चलाए जाते हैं। तो इससे खाना नहीं पकाया जा सकता है, बाकी से खाना पकाया जा सकता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, यानी किसके सहायता से हम कमरा को ठंडा कर सकते हैं? विकल्प है ठोस को पिघलाने से, पानी के बहने से, रसोई गैस से, या संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो देखिए यहाँ ठोस को पिघलाने से या पानी के बहने से या रसोई गैस से कमरा ठंडा होने वाला नहीं है। अतः कमरा ठंडा करने के लिए हमें क्या करना होगा? संपीड़ित गैस छोड़ना होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका? डी होगा। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा या शून्य हो जाएगा? यानी क्या होगा आपको बताना है। जब बर्फ पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा या शून्य हो जाएगा? तो याद रहे, जैसे ही बर्फ हम क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोल दिखता है, यानी आपको बताना है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य जब गोलाकार दिखता है तो वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? घन के आकार का होता है कि चपटा होता है कि गोलाकार होता है, अंडाकार होता है? थोड़ा सा आपको अटपटा क्वेश्चन लग रहा है। यानी यह पूछना चाहता है कि जब गोलीय आकार होता है वो क्या गोला के रूप में होता है या घन के रूप में होता है या अंडा के रूप में होता है, किस रूप में होता है? तो जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य जो दिखता है वो हमेशा चपटा दिखता है, हमेशा वो चपटा के रूप आकार में दिखता है। आपका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि, तीव्र ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? गोरिल्ला, चिंपैंजी, बाघ या बंदर? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है कौन? गोरिल्ला, चिंपैंजी, बाघ या बंदर? तो याद रहे सबसे अधिक जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो बाघ है, क्योंकि आप बाघ का धारणा देखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा हो जाती है, यानी किसी वस्तु की गति को दुगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा में कैसा परिवर्तन होगा? विकल्प दिया है तिगुनी बढ़ जाती है, चौगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है या समान रहता है। फिर से, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा तिगुनी बढ़ जाती है, चौगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है या समान रहती है?
तो याद रहे, अगर हम क्या करते हैं, v को दोगुना करते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी E है वो क्या होता है, 4 ट्वाइस हो जाता है, चरगुना हो जाता है, यानी आंसर होगा इसका बी। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, आपको बताना है इनमें कौन सदिश राशि नहीं है, संवेग, कोणीय वेग, वेग या द्रव्यमान। तो यहाँ याद कर लेना है, संवेग एक सदिश राशि है, संवेग P बराबर mv आप पढ़े होंगे, ये भी क्या एक सदिश राशि है। कोणीय वेग भी क्या एक सदिश राशि है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कोणीय वेग एक सदिश रेडियन में मापते हैं, रेडियन प्रति सेकंड। इसका वेग भी एक सदिश राशि है, जिसको मीटर प्रति सेकंड में हम लोग मापते हैं, वेग भी एक सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान जिसका मात्रा kg है और यह एक अदिश राशि है। संवेग सदिश, कोणीय वेग सदिश, वेग सदिश, लेकिन द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। तो कौन सदिश राशि नहीं है, तो आपका आंसर होगा द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, क्योंकि यह अदिश है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो अभी कुछ क्षण पहले बताए थे कि जब लिफ्ट नीचे आता है तो उसको भार महसूस कम होता है, व्यक्ति का भार क्या होता है, महसूस कम होता है, जब ऊपर जाता है तो ज़्यादा महसूस होता है। तो त्वरण के साथ नीचे आता है तो कम महसूस होता है। आंसर होगा त्वरण के साथ नीचे आता है तो उसका भार कम महसूस होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्वेश्चन को अच्छा से याद करें, फिर कल हम आपको और 20 क्वेश्चन देंगे जिससे आप अच्छा से पढ़ते रहें, आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।